नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का 15वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रतीक के साथ साथ अब रॉकी ने भी प्रेरणा को देख लिया था और तब उसने प्रतीक से कहा, सर मैडम ने तो मना किया था लंच करने के लिए, लेकिन वो तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई हैं। प्रतीक को प्रेरणा को यहाँ देख करके अच्छा तो नहीं लगा था, क्यों? प्रेरणा ने उससे मना कर दिया था और वह यहाँ अब आ भी गई थी। प्रतीक भी अब प्रेरणा के पास जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रॉकी से कहा, अगर मैडम को हमारे साथ लंच नहीं करना है तो हम भी उनके साथ लंच नहीं करेंगे, हम अलग लंच करते हैं। रॉकी तो शैली का चमचा था और वह चाहता भी यही था कि प्रेरणा और प्रतीक में दूरियां ही रहें, इसलिए उसने प्रतीक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सर, आखिर आपने इतने प्यार से मुझसे कहलवाया था तो क्या मैडम को आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी? हम भी अलग ही लंच करेंगे अब। प्रतीक ने रॉकी की कही बात पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, मगर उसने आगे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे और वह अंदर जा करके जानकार प्रेरणा की ओर से पीट करके एक टेबल पर जा करके बैठ गया था। प्रेरणा ने प्रतीक को एंटर करते समय ही देख लिया था, मगर उसने ऐसे जताया था कि उसने प्रतीक को अभी देखा ही नहीं था। मगर अब जब प्रतीक उसकी ओर से पीट करके बैठ गया था तब उसे देख करके प्रेरणा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने खुद से मन में कहा, गुस्सा किस बात का दिखा रहे हैं आप? पहले खुद ने तो फ़ोन नहीं किया और अब मुझ पर नाराज़गी दिखाई जा रही है, ये खूब बात है। माना आपको अधिक गुस्सा आता है, मगर थोड़ी नाराज़गी तो हम भी जता ही सकते हैं। प्रेरणा को सोचता हुआ देख करके उसके सामने बैठी निशा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, आप क्या सोच रही हैं? प्रेरणा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, बस ऐसे ही। और तब निशा ने प्रेरणा से कहा, मैडम प्रतीक सर को भी बुला लेते हैं, वो भी हमारे साथ ही लंच कर लेंगे। प्रेरणा ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए निशा से कहा, बुला लेते हैं, देखिए तो आपके पीछे बैठे हैं। और तब निशा ने पलट करके पीछे देखा और फिर प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, वो प्रतीक सर हैं। प्रेरणा ने निशा की ओर देखते हुए कहा, हाँ। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। प्रेरणा ने कहा, बुला लो। और तब निशा वहाँ से उठ करके चली गई और प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर प्रेरणा ने खुद से मन में कहा, अब कहाँ जाइएगा सर? निशा प्रतीक के पीछे पहुंचे ही थी कि तभी उसने प्रतीक से कहा, सर आप यहाँ अकेले क्यों लंच कर रहे हैं? और कहते हुए निशा प्रतीक के सामने आ गई थी। प्रतीक ने जब निशा को देखा तब उसने हैरानी के साथ कहा, आप यहाँ? निशा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, वही तो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ। प्रतीक निशा की बात का अभी कोई जवाब देता उससे पहले निशा ने प्रतीक से कहा, सर जब आप यहाँ आए हैं तो हमारे साथ ही लंच कर लीजिए ना, प्लीज सर। प्रतीक ने निशा की ओर देखते हुए कहा, मगर प्रतीक अभी अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले निशा ने प्रतीक से आगे कहा, सर प्रेरणा मैडम भी हैं मेरे साथ, चलिए ना हम सब साथ में ही लंच करते हैं। प्रतीक अब कैसे कहता निशा से कि वह प्रेरणा की वजह से ही तो अलग बैठ करके लंच कर रहा था, मगर वह अब निशा की रिक्वेस्ट को टाल नहीं सकता था और इसलिए उसने तब निशा से कहा, ओके मैम। और अभी प्रतीक के पास बैठा रॉकी कोई बहाना बनाना चाहता था, क्योंकि उसे वो होता दिख रहा था जो वह चाहता नहीं था। लेकिन तभी निशा ने उससे कहा, रॉकी आप भी आइए ना। रॉकी अब बहाना ना बना सका और प्रतीक के साथ अपनी चेयर से खड़ा हो गया। प्रतीक जब प्रेरणा की टेबल के पास पहुंचा तब प्रेरणा ने उससे कहा, बैठिए सर। प्रतीक ने प्रेरणा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अब एक चेयर पर बैठने ही लगा था, लेकिन तभी निशा ने उससे कहा, सर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, आप उस चेयर पर बैठ जाइए। निशा ने प्रतीक को प्रेरणा के सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा था।
निशा यहाँ की टीम की लीडर थी और उसकी पोस्ट भी प्रेरणा के बराबर ही थी, इसलिए प्रतीक उसकी बात टाल नहीं सका और प्रेरणा के सामने वाली चेयर पर जा करके बैठ गया। और तब निशा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, वैसे हम ऑर्डर करने ही वाले थे, लेकिन अब आप बताइए क्या खाना पसंद करेंगे, फिर हम सब साथ में ही ऑर्डर कर देते हैं। प्रतीक ने तब पास रखा मेनू उठाया और फिर उसने निशा को अपनी पसंद बता दी और सुनते ही निशा ने मुस्कुरा करके कहा, क्या बात है, यही मैडम भी अपने लिए ऑर्डर करने वाली हैं, मतलब आप दोनों की पसंद एक जैसी है। और फिर निशा रॉकी की पसंद पूछने लगी, लेकिन अभी निशा की वही बात ने प्रतीक को हैरान कर दिया था और वहीं प्रेरणा के चेहरे पर एक ना दिखने वाली ही सही लेकिन मुस्कान की चमक तो ला ही दी थी। जब रॉकी ने अपनी पसंद निशा को बता दी तब निशा ने वेटर को वहां बुलाया और उसे पहले प्रतीक और प्रेरणा की पसंद का ऑर्डर बताया और फिर उसने आगे वेटर से कहा, सेम मेरे लिए भी। और निशा अभी रॉकी की पसंद का ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन तभी रॉकी ने बीच में बोलते हुए कहा, मेरे लिए भी यही। ऑर्डर ले करके वेटर तो चला गया था, लेकिन तभी निशा ने रॉकी की ओर देखते हुए कहा, मगर रॉकी आप तो। और तभी रॉकी ने बीच में बोलते हुए कहा, जब आप सब ने एक जैसा ऑर्डर किया है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। रॉकी की बात सुन करके सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई थी और मुस्कुराते हुए प्रेरणा की नज़र प्रतीक की ओर चली गई थी और तभी अनजाने में ही सही प्रतीक की नज़र प्रेरणा की नज़रों से जा मिली। प्रेरणा और प्रतीक की नज़रें मिल तो गई थी, लेकिन रॉकी और निशा उन दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हुए देख पाते उससे पहले ही दोनों ने एक दूसरे से नज़रें हटा ली थी। कुछ ही देर में सभी का ऑर्डर आ गया था और फिर सब साथ में ही खाना खाने लगे थे। और तभी कुछ सोच करके निशा ने प्रतीक से कहा, सर आप तो लोकल ही हैं ना। प्रतीक ने कहा, हाँ जी, आपको बताया भी तो था मैंने। निशा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, फिर आप तो दिल्ली से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। प्रतीक ने निशा की ओर देखते हुए कहा, कह सकती हैं आप। और प्रतीक ने निशा की ओर देखते हुए पूछा, वैसे आप कहाँ से हैं मैडम। निशा ने कहा, सर आगरा से। और तभी प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए कहा, फिर आपने ताजमहल तो देखा होगा। निशा ने प्रेरणा की ओर देखते हुए उत्तर दिया, बहुत बार मैडम। और फिर निशा ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, मगर आपके चेहरे के भावों को देख करके लगता है कि आपने ताजमहल नहीं देखा है। प्रेरणा ने मायूसी के साथ कहा, देखने की इच्छा तो बहुत थी मगर अवसर नहीं मिल सका, मगर मैंने सोचा है कि यहाँ से जाने से पहले ताजमहल देख करके जरूर जाऊंगी। और फिर निशा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, आपने तो देखा ही होगा ताजमहल। प्रतीक ने कहा, जी हाँ। और तभी कुछ सोच करके निशा ने प्रतीक से कहा, सर फिर आप ही कभी दिखा लाइए ना मैडम को ताजमहल, वैसे भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है आगरा। निशा की यह बात सुन करके प्रेरणा की नजरें प्रतीक की ओर चली गई थी। प्रतीक ने सिर झुका करके अभी निवाला अपने मुंह में रखा ही था, मगर निशा की बात सुन करके उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। और प्रेरणा प्रतीक की ओर से जवाब में होता हुआ विलंब देख करके उसकी स्थिति समझ पा रही थी, इसलिए उसने खुद ही निशा की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम सर को क्यों परेशान करना, मैं खुद ही ताजमहल देख लूंगी। प्रतीक ने फिर कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खाना खाता रहा। मगर जब ये वार्तालाप हो रही थी, रॉकी का ध्यान प्रतीक और प्रेरणा दोनों की ओर था और जब उसने प्रतीक के चेहरे को देख करके उसकी मनसा भांप ली थी तब उसे देख करके अच्छा लगा और उसे तसल्ली भी हुई कि प्रतीक के दिल में प्रेरणा के लिए अभी कुछ नहीं है। खाना खाने के बाद सभी रेस्टोरेंट से ऑफिस वापस आ गए थे और वापस अपने कामों में लग गए थे। रिया कॉलेज से आने के बाद घर आ गई थी, मगर उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वह लेटी हुई थी और उसका मन उसे बार बार कॉलेज में ले जा रहा था और उस घटना को याद करके उसके चेहरे पर उदासी उभर आती थी, जो कि उसके चेहरे को देख करके स्पष्ट देखी जा सकती थी। रिया कुछ देर लेटी रही और खुद को बहलाने की कोशिश करती रही, मगर उसके मन में जैसे अभी स्थिरता थी ही नहीं, इसलिए वह उठ करके बैठ गई और उसने फिर खुद से कहा, जब तक मैं उससे माफ़ी मांग नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। और यह विचार करके रिया घर से बाहर आई और अपनी गाड़ी ले करके वह कैफ़े के लिए निकल गई। रिया कुछ देर में
कैफे के बाहर पहुंच गई थी और फिर वह गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतर गई और इधर उधर देखने लगी। और तभी उसकी नज़र एक साइकिल पर पड़ी और उस साइकिल को देख करके उसने खुद से मन में कहा, अगर अमित की साइकिल यहाँ है तो वह भी आ गया होगा। और यह विचार करके रिया कैफे के अंदर चली गई। आज स्टाफ कम था, इसलिए अमित भी आज ऑर्डर सर्व कर रहा था। रिया को देख करके कोई और वेटर उसके पास आया और उसने रिया से कहा, मैडम क्या ऑर्डर है आपका। रिया ने अमित की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उन्हें भेज सकते हैं प्लीज़। वेटर ने रिया से कहा, श्योर मैम। और कह करके वेटर वहां से अमित को बुलाने के लिए चला गया और रिया उस ओर से पीट करके बैठ गई ताकि अमित दूर से ही उसे देख करके आने से मना ना कर सके। वेटर ने जा करके अमित से कहा, अमित तो सामने कस्टमर बैठी है ना, वो तुझे ऑर्डर करना चाहती है, शायद तेरी कोई पुरानी कस्टमर है। अमित ने कहा, मैं जा करके ऑर्डर लेता हूँ। और कह करके अमित उस ओर बढ़ गया जहाँ रिया बैठी हुई थी। अमित को नहीं पता था कि रिया यहाँ बैठी है, क्योंकि दूर से उसे रिया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और जब अमित उस टेबल के पास पहुंचा जहां रिया बैठी थी और रिया को देखते ही उसे कॉलेज वाली घटना याद आ गई। मगर अभी रिया उसकी कस्टमर थी, इसलिए वह अभी उसे इग्नोर करके वहां से जा नहीं सकता था। और इसलिए तब उसने रिया से कहा, मैडम क्या ऑर्डर करना है आपको। रिया ने अमित की ओर देखा और फिर उससे कहा, सॉरी अमित। रिया के द्वारा दिया गया घाव अभी ताज़ा और गहरा था, जो कि इतनी जल्दी सॉरी से भर नहीं सकता था। इसलिए उसने रिया के सॉरी को कोई महत्व ना दे करके उससे आगे कहा, मैडम अगर आपको मुझसे कुछ ऑर्डर करना है तो कर दीजिए, और भी कस्टमर हैं यहाँ, मुझे उनके भी ऑर्डर लेने हैं। रिया ने अमित की ओर देखते हुए आगे कहा, मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया है उसके लिए सॉरी शब्द बहुत छोटा है, मगर अमित मुझे सच में अपनी गलती के लिए पछतावा है। अमित ने रिया की बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहा, मैडम अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो कीजिए, नहीं तो मुझे आपका ऑर्डर लिए बगैर ही यहाँ से जाना होगा। रिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि तू ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ऑर्डर करना है। अमित ने कहा, फिर ऑर्डर कीजिए। रिया ने अमित की ओर देखते हुए कहा, मैंने गलत ही कहा था ना तुझसे, तो जो तुझे ठीक लगे मुझे बोल दे, मगर प्लीज़ अमित मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अमित ने कहा, आपको कोई ऑर्डर करना है मैडम। रिया ने अमित की ओर देखते हुए कहा, प्लीज़ अमित। अमित ने कहा, मतलब आप अभी कोई ऑर्डर नहीं करना चाहती हैं, जब कुछ ऑर्डर करना हो मैडम तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। और कह करके अमित ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और अमित को जाते हुए देख करके रिया के चेहरे पर उदासी आ गई। जब अमित आगे बढ़ने लगा था और तभी रिया ने उससे कहा, मुझे जूस चाहिए। रिया की बात सुन करके अमित रुक गया और उसने वापस रिया के पास आ करके कहा, कौन सा जूस लेकर के आना है। रिया ने अमित की ओर देखते हुए कहा, जो तुझे पसंद हो वही। अमित ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, आप अपनी पसंद बता दीजिए। रिया ने कहा, बता तो दे, जो तेरी पसंद वही मेरी पसंद। अमित ने कहा, मेरी पसंद आपसे अलग भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी पसंद ही बता दीजिए। रिया ने कहा, चलेगा। अमित ने हैरानी के साथ कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रिया ने कहा, मतलब अगर तेरी पसंद अलग भी हुई तो भी मुझे ऐतराज नहीं होगा। अमित ने कहा, ये आप गलत जिद कर रही हैं। रिया ने कहा, जिद क्या है इसमें, जो मेरा मन कर रहा है वो मैंने तुझे बता दिया। अमित ने कहा, अच्छी बात है, मगर बाद में मेरी पसंद नहीं आई तो मुझे दोष मत देना। रिया ने कहा, नहीं दूंगी, तू उसके लिए टेंशन मत कर। अमित ने कहा, ओके। और फिर अमित वहां से चला गया। अमित को जाते हुए देख करके रिया ने खुद से कहा, एक दिन मैं तुझे मना जरूर लूंगी, मैं जानती हूं कि तू उतना भी कठोर नहीं है। कुछ देर बाद एक वेटर आया और उसने रिया के सामने जूस का ग्लास रखते हुए कहा, ये अमित ने भेजा है मैडम। रिया ने उस वेटर की ओर देखते हुए कहा, और अमित कहाँ है। वेटर ने कहा, वो बिजी है मैडम, इसलिए उसने मुझे भेज दिया है। रिया को यह सुन करके गुस्सा तो आ रहा था अमित पर, मगर वह उस वेटर के सामने अपना गुस्सा दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तब उस वेटर से कहा, ओके। और जब वह वेटर चला गया तब रिया ने खुद से मन में कहा, जानती हूँ मेरे पास ना आने पड़े, इसलिए बिजी होने का बहाना ढूंढ लिया होगा।
जितना सीधा मैं तुझे समझ रही हूँ उतना सीधा तू वैसे है नहीं अमित। प्रिया ने अभी तक जूस के गिलास की ओर ध्यान नहीं दिया था और अब जब उसने देखा कि वह वही जूस था जो कि उसे पसंद था और उसने तब हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, चलो कुछ तो हमारी पसंद मिलती है। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब प्रेरणा और प्रतीक दोनों ऑफिस से निकलने वाले ही थे तब उनके साथ रॉकी भी था और तब उसने प्रेरणा से कहा, मैडम आपने होटल कहाँ लिया है? वैसे जहाँ मैंने होटल लिया है वो अपनी ऑफिस के बहुत पास है, मैं सुबह पैदल ही वहाँ से आ गया था। प्रेरणा ने कहा, मैं होटल में नहीं ठहरी हूँ रॉकी। रॉकी ने हैरानी के साथ पूछा, फिर आप कहाँ रुकी हैं? तभी प्रेरणा के फोन की रिंग बजने लगी और उसने जब फोन की स्क्रीन पर देखा तो पाया फोन सुनीता का है और तब उसने बिना देरी किए फोन पिक कर लिया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, जी आंटी। सुनीता ने कहा, बेटा आज तुम्हारा और प्रतीक की ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं हुई है क्या? प्रेरणा ने कहा, आंटी आज कुछ ज्यादा काम था इसलिए थोड़ा समय लग गया है, मैं और सर अब निकलने ही वाले हैं ऑफिस से। सुनीता ने कहा, अच्छा ठीक है। और फिर सुनीता ने प्रेरणा से आगे कहा, प्रतीक तुम्हारे साथ ही है क्या? प्रेरणा ने कहा, जी आंटी, मैं बात कराऊं क्या उनसे? सुनीता ने कहा, अगर साथ ही है तो बात करा दो। प्रेरणा ने कहा, मैं सर को फोन देती हूँ आंटी। और तब प्रेरणा ने प्रतीक से कहा, सर आंटी का फोन है, उन्हें आपसे बात करनी है। प्रतीक ने तब प्रेरणा के हाथ से फोन ले लिया और कान से लगाते हुए उसने कहा, हाँ माँ। जब रॉकी ने प्रतीक और प्रेरणा दोनों की फोन पर बात सुनी तो उसे अब समझ आ गया था कि प्रेरणा कहाँ रुकी है और तब उसने खुद से मन में कहा, शैली मैडम आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि प्रेरणा मैडम तो सीधे प्रतीक सर के घर पहुंच गई हैं। अपनी माँ से बात होने के बाद प्रतीक ने प्रेरणा को फोन दे दिया और फिर वो दोनों पार्किंग की ओर बढ़ गए। जब दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तब तक प्रतीक ने ड्राइवर साइड का गेट खोला और वह अंदर बैठने ही वाला था, लेकिन कुछ सोच करके वह रुक गया और उसने प्रेरणा से पूछा, क्या आप ड्राइविंग करेंगी मैडम? प्रेरणा ने कहा, आप ही कीजिए सर। और तब प्रतीक अंदर गाड़ी में बैठ गया और प्रेरणा उसके साथ वाली सीट पर दूसरी तरफ से आकर के बैठ गई और फिर प्रतीक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रॉकी छिपा हुआ दूर खड़ा ये सब देख रहा था और जब गाड़ी प्रतीक वहां से लेकर के चला गया तब उसने बिना देरी किए शैली का नंबर डायल कर दिया। शैली ने भी तुरंत फोन पिक कर लिया और रॉकी से कहा, क्या खबर है रॉकी? रॉकी ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैडम खबर अच्छी नहीं है। शैली ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ, तुम जानते हो ना मुझे पहेलियों में बात करना पसंद नहीं है। रॉकी ने डरते डरते कहा, मैडम वो प्रेरणा मैडम है ना? रॉकी आगे अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले बीच में बोलते हुए शैली ने कहा, रुक रुक करके बात मत बोलो, क्या बात है जल्दी बताओ। रॉकी ने कहा, प्रेरणा मैडम प्रतीक सर के घर पर ठहरी हुई हैं यहाँ। शैली ने हैरानी के साथ कहा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पक्का यकीन है ना? रॉकी ने कहा, पुष्टि करने के बाद ही मैं आपसे बोल रहा हूं मैडम। सुन करके शैली को गुस्सा आ गया था और उसने तब गुस्से भरे स्वर में कहा, जितना मैंने सोचा था प्रेरणा उससे कहीं अधिक स्मार्ट निकली, सीधे प्रतीक जी के घर ही पहुंच गई। मानना पड़ेगा प्रेरणा को, उसने मुझे अच्छा झटका दिया है। और फिर शैली ने आगे कहा, मगर प्रेरणा जानती नहीं है कि वह किसका रास्ता काट रही है। मेरा नाम शैली है। वो जितना आसान समझ रही है मुझसे प्रतीक जी को छीनना उतना आसान है नहीं। रॉकी, फिर अब बताइए मैडम क्या करना है मुझे? शैली ने कहा, तुम अभी आराम करो, जो करना है वो मैं ही करूंगी वहां आकर के। रॉकी ने हैरानी के साथ कहा, आप यहाँ आ रही हैं मैडम? शैली ने कहा, बहुत जल्द। और कह करके शैली ने फोन कट कर दिया और जब शैली का फोन कट हो गया तब रॉकी ने खुद से मन में कहा, प्रतीक सर की भी क्या खूब किस्मत है, इतनी बड़ी कंपनी की होने वाली मालकिन किस कदर उनके प्यार में पागल है। शैली ने रॉकी का फोन कट करने के बाद डिसाइड किया कि वह अपनी मां से जा करके बात करेगी दिल्ली जाने के विषय में और फिर यही विचार करके वह अपनी मां से मिलने के लिए चली गई। उसने अपनी मां के पास जा करके देखा कि वो अपने सिर पर हाथ रखे बैठी हैं। शैली बात तो अपनी करने आई थी मगर अपनी मां की स्थिति देख करके उसे लगा कि जैसे उनकी हालत ठीक नहीं है और तब उसने अपनी मां के पास बैठ करके कहा, मां आप ठीक तो हैं ना?
शांति मैडम ने कहा, कुछ सिर में दर्द सा हो रहा है बेटा। शैली ने घबराहट भरे स्वर में कहा, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया मम्मा? शांति मैडम ने कहा, मुझे लगा कि वैसे ही है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। शैली ने कहा, क्या मम्मा? मैं ये गलती करूं तो समझ में आता है। और फिर शैली ने आगे कहा, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती हूं। और तब शैली ने डॉक्टर को फ़ोन करके उन्हें घर आने को कहा। कुछ ही समय में डॉक्टर शांति मैडम के घर पहुंच गया था और उसने शांति मैडम का फिर चेकअप किया और उन्हें दवाई देने के साथ ही उनसे कहा, मैडम आपको दवाई तो मैं दे रहा हूं, मगर मेरी एक राय भी है कि आप कुछ दिनों के लिए आराम कीजिए ताकि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिल सके और वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। शैली ने तब बीच में बोलते हुए शांति मैडम से कहा, आपने सुना ना मम्मा, अब आपको आराम करना चाहिए और आप काम की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रात को दवाई लेने के बाद शांति मैडम सो गई थी, मगर शैली जाग रही थी। आखिर मजबूरी के चलते उसका प्लान जो कैंसिल हो गया था और इसलिए तब उसने खुद से मन में कहा, प्रेरणा अभी तेरी किस्मत तेरे साथ है और थोड़े दिनों खुशियां मना ले। मैं प्रतीक जी के साथ साथ तेरी खुशियां भी तुझसे छीन लूंगी। तेरे पास सिर्फ प्रतीक जी की यादें होंगी और प्रतीक जी होंगे मेरी बाहों में। और मैं जानती हूँ तुझे ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर प्रेरणा गलती तेरी ही है जो तूने उसे चुना जिस पर नज़र मेरी है, इसलिए इसका परिणाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। बहुत जल्द बहुत कुछ बदलने वाला है, तैयार रहना शैली के तूफान का सामना करने के लिए। कुछ दिन गुजर गए थे। गुजरते दिनों के साथ प्रेरणा की प्रतीक की माँ और अनीता के साथ अच्छी बनने लगी थी और दोनों को ही प्रेरणा और प्रेरणा का नेचर पसंद था। और इसलिए जब एक दिन सुनीता के सिर में अब अनीता तेल लगा रही थी, तब बातों बातों में प्रेरणा का जिक्र हुआ और अनीता ने सुनीता से कहा, प्रेरणा बहुत अच्छी लड़की है दीदी, इतनी अच्छी जॉब करती है, ओ अच्छी तनख्वाह पाती है, फिर भी सादगी में रहना पसंद है, घमंड तो उन्हें जैसे छूता भी नहीं है। सुनीता ने कहा, सही कहा तुमने, बहुत अच्छी है प्रेरणा। सच कहें तो साउथ की होने की वजह से हम संकोच कर रहे हैं, वरना हमें अपने प्रतीक के लिए प्रेरणा बहुत पसंद है। अनीता ने मुस्कुरा करके कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दीदी। मेरे भी दिमाग में ये बात आई थी कि अपने प्रतीक और प्रेरणा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और फिर प्रेरणा में सब गुण मुझे दिखते हैं जो हम प्रतीक की पत्नी के रूप में किसी में देखना चाहेंगे। और अनीता ने सुनीता से आगे कहा, दीदी जब लड़की अच्छी है तब फिर साउथ और नॉर्थ क्या देखना है। सुनीता ने कहा, तुमने तो मेरी दुविधा दूर कर दी अनीता, मुझे बहुत खुशी होगी प्रेरणा को अपने घर की बहू के रूप में देख करके। और फिर सुनीता ने आगे कहा, प्रतीक के पापा घर आ जाएं, मैं उनसे एक बार और राय ले लूं, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। अनीता ने कहा, बिल्कुल दीदी। अनीता ने फिर सुनीता से आगे कहा, दीदी किसी ने कहा है कि किसी के आचरण के बारे में जानना हो तो ये देखो कि वो अपने से छोटे तबके वालों के साथ कैसे पेश आता है। और दीदी मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ, मैंने देखा है कि प्रेरणा को मेरी सच्चाई पता लगने के बाद भी उन्होंने मेरे और अमित के साथ अपनेपन से ही बात की। इसी बात से पता चलता है कि वो कितनी भली और अच्छी है। सुनीता ने अब अनीता की ओर देखते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो और हमें भी लगता है कि हमारे प्रतीक के लिए प्रेरणा से अच्छी लड़की मिल पाना मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो, प्रेरणा ही हमारे घर की बहू बनेगी। सुनीता की बात सुन करके अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने सुनीता से कहा, मैं जानती थी कि आपको मुझसे बेहतर लोगों की समझ है दीदी, नहीं तो आप मुझ गरीब पर ही क्यों दया। अनीता अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले सुनीता ने अनीता के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, यह सब कहने की जरूरत नहीं है अनीता, हमें दीदी बोलती हो ना तुम, फिर ये सब क्यों। अगर तुमने ये बात फिर से जुमा पर लाई तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे तुमसे। सुनीता की अपनेपन से भरी हुई बातें सुन करके अनीता की आंखें भर आई और उन्होंने रुधे हुए गले से कहा, आप बहुत अच्छी हैं दीदी, भला अपनी इतनी अच्छी दीदी को मैं क्यों नाराज करने लगी। नीता के घर पर उसकी माँ आई हुई थी और वो दोनों बैठी हुई बातें कर रही थी और तभी नीता की माँ ने नीता से कहा, कुछ बात हुई है प्रेरणा से। नीता ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जाने के बाद
ना उसका फोन आया और ना ही मैंने फोन किया उसे। मालती, मूर्खता मत करो नीता, कहती हो कि मेरे गुण सीखे हैं तुमने, फिर ये रवैया क्यों? नीता ने कहा, मैंने आपको बताया था ना कि वो कैसे घर से चली गई थी, और फिर भी आप बोल रही हैं कि मैं उसकी जी हुजूरू करूं। मालती ने नीता की ओर देखते हुए कहा, बेटा काम हमें निकालना है तो कुछ तो दिमाग से काम लो। जब काम मीठा बोलने से ना बने तो दिमाग और धैर्य का उपयोग करना चाहिए और ऐसे अवसर रूपी जाल बुनना चाहिए कि शिकार को बच करके निकलने का अवसर मिल ही ना सके। अपनी माँ की बात सुन करके नीता ने कहा, आपका मतलब कुछ मैं समझ रही हूँ माँ। मालती ने कहा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरी बच्ची, तुम अभी भी कच्ची खिलाड़ी हो। मालती ने आगे कहा, देखो काम प्यार से बन जाता है या फिर चतुराई से। प्यार से बात बनी नहीं तो अब अपना काम दिमाग से निकालो, और वो कैसे निकालना है अब ये तुम सोच लो, नहीं तो मैं तो तुम्हें राह दिखाई ही दूंगी। नीता ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, एक बार अवसर हाथ से निकला है माँ, आप देखती जाइए मैं प्रेरणा को कैसे राह पर लेकर के आती हूँ। मालती ने मुस्कुरा करके कहा, ये हुई ना बात मेरी बेटी वाली। सुनीता ने इधर अभी टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी कि तभी उनका फोन बजा और उन्होंने देखा कि फोन उनकी बुआ सास रमा का है, और तब उन्होंने तुरंत टीवी बंद कर दी और फोन रिसीव करके कान से लगाते हुए कुछ औपचारिक बातें की और फिर आगे कहा, बुआ बहुत दिन हो गए हैं आपको देखे हुए, आप आ कब रही हैं? रमा बुआ ने कहा, सोच रही हूँ कि तुम प्रतीक की शादी जल्दी करो ताकि हम जल्दी आएं। सुनीता ने कहा, जब समय आएगा प्रतीक की शादी भी हो जाएगी बुआ, मगर आपका तो ये अपना घर है तो आप तो कभी भी आ सकती हैं, फिर प्रतीक की शादी का ही इंतजार क्यों करना? बुआ ने कहा, वो तो हम यूं ही कह रहे थे, बात ये है बेटा, जब बच्चे की उम्र शादी के लायक हो गई है और फिर अब तो अपने प्रतीक अच्छा कमाते भी हैं, फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? सुनीता ने कहा, सच कहें बुआ तो अब हम भी यही सोच रहे हैं कि प्रतीक अभी यहाँ आए हुए हैं तो उनकी शादी कराने के बाद ही उन्हें फिर भेजें। बुआ ने कहा, फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? कोई अच्छी सी लड़की देख लो और बात पक्की कर लो, और अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की नहीं है तो हमें बताओ, हम एक से बढ़ करके एक लड़की अपने प्रतीक के लिए ढूंढ करके तुम्हें बताते हैं, फिर उनमें से जो तुम्हें पसंद आए उससे प्रतीक की शादी करा देना। सुनीता ने कहा, वैसे एक लड़की हमारी नज़र में है बुआ, सोच रहे हैं कि एक बार प्रतीक के पापा घर आ जाएं, फिर उनसे बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। सुनीता की बात सुनकर के बुआ की चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने सुनीता से कहा, इतना तो हम यकीनन कह सकते हैं कि जिसे तुमने चुना होगा वो लड़की आम नहीं बल्कि खास ही होगी। और फिर बुआ ने आगे कहा, सुनील आ कब रहे हैं? सुनीता ने कहा, कल ही उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि वो 1-2 दिन में घर पहुंच जाएंगे। बुआ ने कहा, फिर तो बस तुम तैयारी करना शुरू कर दो, जिस तरह से हमें तुम्हारी पसंद पर यकीन है उतना ही यकीन सुनील को भी है, और ये बात हम जानते हैं वो तुम्हारी पसंद की हुई लड़की के लिए मना कर ही नहीं सकते हैं। सुनीता ने मुस्कुरा करके कहा, जब बुआ आपको इतना ही यकीन है तब फिर प्रतीक की शादी में शामिल होने के लिए आप आ जाइए। बुआ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ही निकलती हूँ। बुआ और सुनीता की कुछ देर और बातें होती रहीं। इधर शैली एक गिलास की खिड़की के सामने बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी, और तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आया और शैली ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा, जी माँ। शांति मैडम ने कहा, तुमने अचानक हैदराबाद जाने का प्लान क्यों बना लिया बेटा? शैली, कुछ काम था माँ यहाँ, इसलिए सॉरी, जल्दी में आना पड़ गया। शांति मैडम ने कहा, सॉरी की कोई बात नहीं है बेटा, बस अपना ख्याल रखना। शैली ने कहा, माँ आप मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और फिर तभी शैली के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगा और तब शैली ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं फ़ोन करती हूँ आपको बाद में, अभी किसी का फ़ोन आ रहा है। और फिर शैली ने फ़ोन कट कर दिया और दूसरे फ़ोन का रिसीव कर लिया, और तब दूसरी ओर से किसी ने कहा, मिस्टर सुनील कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। शैली ने कहा, तूने सारी तैयारियां कर दी है ना निखिल? निखिल ने कहा, हाँ सारा इंतजाम हो चुका है, जो तूने कहा था मैंने वही किया है।
शैली ने कहा गुड निखिल, और फिर शैली ने आगे कहा थैंक्स निखिल। निखिल ने कहा और वह किस लिए? शैली ने कहा तूने प्रतीक की फैमिली के बारे में पता किया और मुझे बताया कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, और फिर मिस्टर सुरेश की लोकेशन भी तूने मुझे पता करके दे दी। निखिल ने कहा मैं दोस्त हूँ तेरा, और अब हमारे बीच में ये थैंक्स कहाँ से आ गया? और फिर मैंने ये तेरी खुशी के लिए किया है, तू खुश है ना? बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और फिर निखिल ने आगे कहा अब चल जल्दी यहाँ पहुँच, इससे पहले कि तेरा प्लान फेल हो जाए। शैली ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा पहुँचते हूँ, और शैली ने कह करके फ़ोन कट कर दिया। शैली जब निखिल से बात कर रही थी तब वह जीन्स और टॉप में थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह अपने होटल रूम से बाहर निकली तो अब उसने सिंपल सूट पहना हुआ था, जिसमें वह एक सीधी साधी लड़की लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही था जो कि उसके बदले हुए रूप के पीछे का हाल बयां कर रहा था। दरअसल शैली आज एक फाउंडेशन में जा रही थी जो कि ज़रूरतमंदों की मदद करता था, और वहीं आज प्रतीक के पापा सुनील पहुंचने वाले थे, और इस बात से शैली बखूबी वाकिफ थी, मगर उसकी मंशा अभी सामने आना बाकी था। सुनील के वहां पहुंचने से पहले शैली वहां पहुंच गई थी और उसने माहौल ऐसा बना दिया था जहां फाउंडेशन चलाने वाले लोगों की नज़रों में वह एक बहुत ही दयालु लड़की बन गई थी। शैली ने पहले अपने कानों में ईयरबड्स लगा रखे थे, मगर वो उसके बालों में छिपे हुए थे, जिनके माध्यम से उसका दोस्त निखिल उसे अपडेट दे रहा था। और अभी उसने शैली से कहा था शैली सुनील जी एंटर हो ही रहे हैं, तू अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना ताकि उनकी नज़रों में अच्छी इमेज बनाने में सफल हो सको। निखिल की बात सुन करके शैली और अधिक एक्टिव हो गई थी, और अब उसने खुद भी सुनील को वहां आते हुए देख लिया था। शैली ने जब सुनील को देख लिया तो उसने अपना अभिनय और बढ़ा दिया था, और वह अब यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उससे भली और ज़रूरतमंदों पर दया दिखाने वाली लड़की इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। सुनील ने भी जब शैली को देखा तो वह उसे देख करके प्रभावित हुए बिना ना रह सका, और आखिर होते भी क्यों ना, क्योंकि शैली एक यंग जनरेशन की लड़की थी, और इस उम्र में होने के बाद भी वो जो भूमिका अदा कर रही थी उससे सुनील को प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। और इसके पीछे की वजह यह थी कि क्योंकि वे खुद अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे। शैली ने पहली ही नज़र में सुनील पर अच्छा प्रभाव छोड़ दिया था। जब सुनील शैली के पास पहुंचे तब शैली ने आदर सहित सुनील से कहा नमस्ते सर। सुनील ने भी तब चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए शैली से नमस्ते कहा, और फिर उन्होंने शैली से आगे कहा अच्छा लगा मुझे आपको इस उम्र में ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए देख करके। आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। और फिर शैली ने सुनील से कहा थैंक यू सर, मगर एक बात कहना चाहूँगी कि माता पिता के तो संस्कार हैं ही, मगर मैं एक व्यक्ति को और क्रेडिट देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सही और गलत समझाने में मेरी मदद की है, और मैं यहाँ उनका नाम लेना भी चाहूँगी जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। अगर वह हमारी छोटी सी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते तो मैं उनकी अच्छी सोहबत से वंचित रह जाती। मैं उनका आभार मानती हूँ जो उन्होंने हमारी छोटी कंपनी को ज्वाइन किया और मुझे उनकी सोहबत पा करके खुद में बदलाव पाने का अवसर मिल सका। उन शख्सियत का नाम है मिस्टर प्रतीक। प्रतीक का नाम सुन करके सुनील को लगा कि शैली उनके ही बेटे की बात कर रही है, मगर वह पूरी तरह से इस बात से एग्री नहीं थे कि जिस प्रतीक की बात शैली कर रही है वह उनका ही बेटा है। सुनील इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी एक व्यक्ति ने उनसे आकर के कहा सुनील जी शायद आप शैली जी को नहीं जानते हैं। आपको बता दूं कि ये अपनी कंपनी का छोटा बोल जरूर रही हैं, मगर ये एक बहुत बड़ी कंपनी की होने वाली मालकिन है। बेंगलुरु में इनकी मुख्य ब्रांच है और कई शहरों में इनकी ब्रांचेज भी हैं। ये तो इनकी महानता है जो इतनी बड़ी कंपनी की होने वाली मालकिन हो करके भी ये इतने जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। जब सुनील ने बेंगलुरु का नाम सुना तो उसको यकीन और भी बढ़ गया, और तब उन्होंने उत्सुकता से उस व्यक्ति से पूछा इनकी कंपनी का नाम क्या है। और जो जवाब उस व्यक्ति ने दिया उसे सुन करके सुनील के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आखिर उनके सामने इतनी बड़ी कंपनी की होने वाली मालकिन उनके बेटे की तारीफ जो कर रही थी।
फाउंडेशन में अभी सबसे बड़ी हस्ती शैली ही थी, इसलिए वहां उसको कार्यक्रम का शुभारंभ करने की प्राथमिकता पहले मिलनी थी और फाउंडेशन के संचालकों ने भी उसे ही प्राथमिकता दी थी। मगर शैली तो यहां अपने सम्मान के लिए आई ही नहीं थी, उसे तो प्रतीक के पापा के सामने अपनी अच्छी इमेज बनानी थी। इसलिए उसने तब कहा, सुनील सर ही आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सुनील को जब शैली के बारे में पता चल गया तब वह कैसे आगे आ सकते थे, इसलिए उन्होंने शैली से कहा, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं। इसलिए सुनील आगे कुछ और कह पाता उससे पहले शैली ने कहा, नहीं सर, आप मेरे पापा जैसे हैं, आपके रहते मैं यह भूमिका अदा नहीं कर सकते। यह शुभारंभ तो आपको अपने हाथों से ही करना होगा। और फिर शैली ने सुनील की ओर देखते हुए कहा, प्लीज सर, मना मत कीजिएगा। सुनील अभी भी हिचकिचाहट में थे और इसलिए उन्होंने तब शैली से कहा, मैं कैसे। और अभी सुनील अपनी बात पूरी कह पाते उससे पहले शैली ने माइक हाथ में पकड़ करके कहा, आज के मुख्य अतिथि मिस्टर सुनील जी हैं और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों किया जाएगा। शैली के कहने पर शुरुआत सुनील ने ही की थी। कार्यक्रम अब खत्म हो गया था और तब शैली ने सुनील से कहा, सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप मानेंगे? सुनील ने कहा, बिल्कुल, आप कहिए तो सही। शैली ने कहा, सर, मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर चल करके मुझे अपने आतिथ्य का अवसर दें। अगर आप हमारे घर आएंगे तो मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी आपसे मिल करके बहुत खुशी होगी। शैली ने शब्दों को इस तरह से सुनील के सामने रखा कि वह उससे मना नहीं कर पाए। सुनील की हाँ सुन करके शैली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सुनील से कहा, थैंक यू सो मच सर। और फिर शैली ने आगे कहा, मगर सॉरी सर, मैं आपको प्रतीक जी से नहीं मिलवा पाऊंगी क्योंकि प्रतीक जी अभी अपने घर गए हुए हैं। शैली ने यह जान करके कहा था और इसके पीछे भी उसकी योजना थी। सुनील ने प्रेरणा की बात का जवाब देते हुए कहा, इसके लिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं घर जा करके प्रतीक से मिल लूंगा। शैली समझ तो गई थी मगर उसने बनते हुए कहा, घर जा करके मिल लेंगे, मगर कैसे? सुनील को लग रहा था कि शैली अभी उनके और प्रतीक के रिश्ते से अनजान है, इसलिए उन्होंने शैली से कहा, क्योंकि प्रतीक मेरे ही बेटे हैं। सुन करके शैली ने नादान बनते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं अंकल? सुनील ने तब हाँ में अपना सिर हिला दिया और तब शैली ने अभिनय करते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। प्लीज प्रतीक जी को ये मत बताइएगा, अगर उन्हें पता लगेगा कि मैंने उनके पिता को अच्छे से स्वागत नहीं किया तो उन्हें यह जान करके अच्छा नहीं लगेगा। सुनील ने कहा, अगर प्रतीक को पता लग भी गया तो भी उन्हें बुरा नहीं लगेगा बेटा, लोग अपनों के साथ तो अच्छे से पेश आते ही हैं, मगर आपने मुझे अनजान समझ करके भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार किया। मुझे खुशी है कि प्रतीक आपकी कंपनी में काम करते हैं। शैली ने मासूम बनते हुए कहा, अंकल, कंपनी मेरी नहीं है, कंपनी की मालकिन मेरी माँ हैं, मैं भी वहाँ प्रतीक जी की तरह ही एक एम्प्लॉई ही। सुनील ने शैली की बात का जवाब देते हुए कहा, यही आपकी बड़ी बात है बेटा, आप क्या हो ये हमसे अब छिपा नहीं है, लेकिन आपने जो अभी हमसे कहा उस बात ने हमें बहुत अधिक प्रभावित किया है। सच में आप एक अच्छी और एक संस्कारशील लड़की हो। शैली को अपना तीर सही निशाने पर लगने की बहुत खुशी थी, मगर अभी वह अपनी खुशी जाहिर करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने भावों को छिपा करके सुनील से कहा, अंकल, अभी तो बहुत कमियां हैं मुझ में, पर यकीन है प्रतीक सर का साथ रहा तो यकीनन उन कमियों को भी दूर कर पाऊंगी। अब शैली और सुनील दोनों प्लेन में बैठे हुए थे और तब शैली ने सुनील से कहा, थैंक यू सो मच अंकल, जो आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मैंने माँ को जब बताया कि आप आ रहे हैं तो उन्हें सुन करके बहुत अच्छा लगा। आखिर मेरी तरह वो भी प्रतीक सर से काफ़ी प्रभावित हैं और जितनी खुशी मुझे हो रही है आपसे मिल करके माँ उससे भी ज़्यादा खुश होंगी आपसे मिलने के बाद। सुनील ने कहा, मुझे भी खुशी होगी आपकी माँ से मिल करके। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होने के बाद भी आपकी माँ कैसे अपनी जड़ों से जुड़ी रह पाई हैं। अपनी लाइफ में देखा है मैंने कि लोग ऊंचाई पर पहुँचने के बाद अपनी जड़ों को भूल ही जाते हैं, मगर आप और आपकी माँ अलग हैं। शैली ने कहा, आपकी बातों को सुन करके यकीन हो गया है
मुझे कि प्रतीक जी, मैं अच्छे संस्कार कहाँ से आए हैं। सुनील ने कहा, बेटा मुझे तो काम के सिलसिले में कम ही वक्त मिल पाता है। असल में प्रतीक को उनकी माँ से ही अच्छी सीख मिली है, इसलिए मैं अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता। शैली ने कुछ सोचा और फिर कहा, कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे प्रतीक जैसा जीवन साथी और बहुत अच्छे माता पिता सास ससुर के रूप में मिलेंगे। और कह करके शैली ने इस तरह अपने चेहरे के हाव भाव बना लिए थे जिसे कोई समझदार व्यक्ति पढ़ता तो समझ पाता कि शैली की मंशा क्या है। और फिर सुनील को जिंदगी का काफ़ी तजुर्बा था और वो शैली के चेहरे के भावों को देख करके समझ पा रहे थे कि शैली प्रतीक को पसंद करती है। रमा बुआ अब दिल्ली पहुंच गई थी। सुनीता ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनकी मदद में अनीता ने भी शामिल थी। बुआ का आज उपवास था, इसलिए फलाहार उन्होंने कर लिया था और अब वह बेड पर बैठी हुई थी और उनके पास ही सुनीता और अनीता दोनों बैठी हुई थी। बुआ ने देखा था कि सुनीता तो उनकी बहू है, वह तो उनकी सेवा करेगी ही, लेकिन उन्होंने देखा था कि किस तरह अनीता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वह भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रही थी। बुआ को सुनीता अनीता के बारे में फ़ोन पर ही बता चुकी थी, मगर वह आज अनीता से मिली पहली बार थी और यह अच्छी बात थी कि अनीता बुआ के दिल में अपनी जगह बनाने में सफल हो गई थी। और इसलिए तब अनीता से बुआ ने कहा, बेटा किस्मत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, मगर तुमने ज़िंदगी के संघर्षों का भी डट करके सामना किया है। तुम सच में एक मजबूत महिला हो। जिस तरह से हम सुनीता की बुआ हैं, तुम हमें भी अपनी बुआ समझो। वैसे तो सुनीता के साथ होने से तुम्हें कोई कमी आ ही नहीं सकती है, अगर फिर भी कभी हमारी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें अपना समझ करके याद कर लेना। बुआ की बात सुन करके अनीता उनके सामने हाथ जोड़ लिए थे और उनकी आंखें भर आई थी। वह अभी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनसे पहले बुआ ने अनीता के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर उनसे कहा, हमने कहा ना कि तुम भी अब हमारे लिए सुनीता जैसी ही हो, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा। और फिर माहौल को बदलने के लिए बुआ ने सुनीता से कहा, अरे सुनीता, जिसके लिए तुमने हमें बुलाया था उससे तो अभी तक मिलवाया ही नहीं। सुनीता को बुआ की बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने बुआ से कहा, माफ़ करना बुआ, लेकिन हम समझे नहीं कि आप किसकी बात कर रही हैं। बुआ ने कहा, तुमने बताया था ना कि तुमने प्रतीक के लिए एक लड़की देख रखी है। सुनीता की समझ में अब आ गया था और उन्होंने तब बुआ से कहा, बुआ अब हम समझ गए हैं कि आप किसकी बात कर रही हैं। और तभी अनीता ने सुनीता से कहा, दीदी क्या आपने बुआ को प्रेरणा के बारे में बता दिया था। सुनीता ने अनीता की ओर देखते हुए कहा, हाँ अनीता। और फिर सुनीता ने बुआ की ओर देखते हुए कहा, बुआ आपको प्रेरणा से मिलने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरणा और प्रतीक अभी ऑफिस गए हुए हैं। शाम को जब प्रेरणा आएगी तब आप उनसे मिल लीजिएगा। बुआ ने कहा, अच्छा ठीक है, शाम को मिल लेंगे, अगर कोई फ़ोटो है तब तक वही दिखा दो। सुनीता ने कहा, सॉरी बुआ, फ़ोटो तो हमारे पास प्रेरणा का नहीं है। और तभी अनीता ने बुआ से कहा, बुआ इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको प्रेरणा ज़रूर पसंद आ जाएगी, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर अनीता के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सुनीता ने बुआ से कहा, बुआ हम भी अनीता की बात से सहमत हैं। बुआ अब तो तुम दोनों ने हमारी उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। हम भी अब जल्द से अपने प्रतीक की होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। सुनीता ने कहा, आपने बिना प्रेरणा से मिले ही उन्हें अपनी बहू भी मान लिया बुआ। बुआ ने कहा, जब तुम दोनों इतनी प्रेरणा की तारीफ कर रही हो तब फिर हमारे इनकार करने का तो सवाल ही कहाँ रह जाता है। सुनीता ने कहा, बस एक बार प्रतीक के पापा और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। बुआ ने कहा, तुम सुनील की फिक्र मत करो, जब हम सबको प्रेरणा पसंद है तब फिर सुनील की सहमति तो तय ही है। सुनील जब शांति मैडम के घर पहुंचे तो उनका आलीशान घर देख करके अचंभित तो नहीं थे, क्योंकि वो पहले ही जान चुके थे कि शैली कौन है और वो कहाँ आए हुए हैं। मगर वो जो भी देख रहे थे उनके लिए तो बहुत ही भव्य था। आखिर वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से थे।
उनके लिए ये सब बहुत अलग होना स्वाभाविक ही था। शांति मैडम को शैली ने पहले ही बता दिया था, इसलिए वह ऑफिस से आज जल्दी आ गई थी और यह भी एक कुछ अलग बात ही थी। वैसे अधिकतर समय पर जब उनके घर पर कोई मेहमान आता था तो शांति मैडम यूं ही अपने ऑफिस से नहीं आते थे, मगर आज वो आ गई थे। यह बात भी अपने आप में अलग थी, जो कि उनकी दूर की सोच को दर्शा रही थी। आखिर शांति मैडम छोटी मोटी कंपनी को नहीं चला रही थी, वह बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन थे। उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय अपने आप में विशेषता रखता है और आज जल्दी आने के पीछे का क्या कारण था यह भी आगे पता लगने वाला था। जब सुनील शांति मैडम के घर पहुंचा, वहां शांति मैडम उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। उनके द्वारा सुनील का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया था। जो सुनील ने आज देखा उनके लिए यह सब विशेष से कम नहीं था। इतना आदर देख करके सुनील शांति मैडम का शुक्रिया अदा किए बिना ना रह पाए और इसलिए तब उन्होंने शांति मैडम से कहा, मैडम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। शांति मैडम ने कहा, ये क्या कह रहे हैं सर आप? घर आए मेहमान का स्वागत करना हमारा फर्ज है और हमने भी वही निभाया है, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आभारी तो हमें आपका होना चाहिए जो आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। सुनील ने कहा, आप सच में बड़े लोग हैं, क्योंकि पैसे तो बहुतों के पास होता है मगर हर कोई बड़ा नहीं होता है। और तभी शैली ने कहा, खड़े खड़े आप थक जाएंगे अंकल, बाकी बातें बैठ करके करते हैं। और तब सुनील, शांति मैडम और शैली सभी जा करके बैठ गए और तभी सुनील का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन के रिंग की आवाज़ सुन करके सुनील ने शांति मैडम की ओर देखा और शांति मैडम ने तब उनसे कहा, प्लीज़ आप बात कर लीजिए। और तब सुनील ने फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखा तो पाया कि फ़ोन बुआ जी का है और उन्होंने तब फ़ोन रिसीव करके कान से लगा लिया और कहा, प्रणाम बुआ। बुआ ने कहा, खुश रहो। और फिर बुआ ने आगे कहा, हम तुम्हारे घर आ गए हैं और तुम घर पर ही नहीं हो। सुनील ने कहा, हम भी जल्द ही पहुंच रहे हैं। बुआ ने कहा, इस बार हम प्रतीक की शादी करा करके ही घर वापस जाएंगे। सुनील ने कहा, बिल्कुल बुआ, बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए, फिर प्रतीक की शादी तो करनी ही है। इस बात पर शांति मैडम और शैली की नज़र सुनील की ओर चली गई, मगर सुनील फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान अभी उनकी ओर नहीं था। कुछ देर सुनील ने बुआ से बात की और फिर फोन कट कर दिया और तब शांति मैडम ने सुनील से कहा, सर वैसे एक लड़की मेरी भी नज़र में प्रतीक के लिए है। शांति मैडम की बात को जवाब देते हुए सुनील ने कहा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर आपकी नज़र में कोई लड़की है तो आप बता दीजिए। अपनी माँ की बातों से शैली को लग रहा था कि वह उसी के बारे में बात कर रही है, मगर उसे यह संदेह भी था कि कहीं हैसियत ना बीच में आ जाए, इसलिए उसके चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें भी उभर आई थे। मगर वह अब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि उसकी माँ आखिर किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। और तभी शांति मैडम ने सुनील से कहा, मैंने जितना प्रतीक को जाना और समझा है तो यही पाया है कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अपने काम को समझते हैं और उससे प्यार भी करते हैं। उन्होंने बहुत कम समय में ही कंपनी को काफ़ी फायदा भी कराया है और इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके यह निर्णय लिया है कि अगर प्रतीक की शादी मेरी बेटी शैली से हो जाती है तो मेरी बेटी और कंपनी दोनों के ही भविष्य के लिए यह अच्छा होगा। शैली ने जैसे ही अपनी माँ के ये शब्द सुने थे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वह अपनी माँ के गले लगना चाहती थी, मगर अभी सुनील वहाँ खड़े थे, इसलिए उसने अपने जज्बातों को काबू में किया हुआ था और यह बात सुन करके वह शर्माती हुई वहाँ से चली गई थी। और तब सुनील ने शांति मैडम की बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि आपने उसे चुना। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मुझे इस अवसर के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, मैं बस यही कर सकता हूँ। और कह करके सुनील ने शांति मैडम के सामने हाथ जोड़ लिए और तब शांति मैडम ने उनसे कहा,
ये आप क्या कर रहे हैं? मैं लड़की की माँ हूँ तो हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए, आखिर आप लड़के के पिता हैं। सुनील ने कहा, आप भी इन बातों को मानती हैं? वैसे आज के समय में लड़का लड़की दोनों ही बराबर हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि लड़के वालों को लड़की वालों का ऋणी होना चाहिए और उनके सामने हाथ जोड़ करके उनका ही आभार व्यक्त करना चाहिए। आखिर वो अपनी बेटी देते हैं जिसे उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से पाला होता है। शांति मैडम ने कहा, बहुत ही अच्छे विचार हैं सुनील जी आपके। और फिर शांति मैडम ने सुनील की ओर देखते हुए कहा, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा है। सुनील ने कहा, मेरे चेहरे के भावों को देख करके ही आप समझ सकती हैं कि मेरी तरफ से तो हाँ है, बस मैं खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। शांति मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है सुनील जी, और अब आप भी इसे स्वीकार कर लीजिए। और फिर शांति मैडम ने मिठाई का डिब्बा उठा करके सुनील की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, इस खुशी के अवसर पर मुंह मीठा कीजिए। सुनील ने तभी गंभीर हो करके कहा, रुकिए शांति जी। शांति मैडम ने कहा, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सुनील ने कहा, नहीं, आपने मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात की है। ये मुझ जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मगर शांति जी, मैं एक बार अपने परिवार से भी इस बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि परिवार की भी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। शांति मैडम ने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा सुनील जी। यहाँ ना सही मगर मुझे विश्वास है कि जब आपकी ओर से जवाब आएगा तब मैं दिल्ली आ करके आपका मुंह मीठा जरूर कराऊंगी। सुनील ने शांति मैडम की बात सुन करके उनके सामने हाथ जोड़ लिए और फिर उनसे कहा, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे समझा। शांति मैडम ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है सुनील जी। सुनील ने कहा, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। शांति मैडम ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? अभी आपने कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे हम आपको नहीं जाने दे सकते। मैंने खाने का इंतजाम पहले ही करा दिया है, आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके जवाब का उत्सुकता से इंतजार हो रहेगा। सुनील ने कहा, अच्छी बात है। और तब फिर सुनील ने खाना खाया और वो वहाँ से चले गए। सुनील को विदा करने के बाद शैली ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच मम्मा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। शांति मैडम ने भी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जानते हो। और अब शैली अपनी माँ से अलग हो गई थी और फिर उसने अपनी माँ से कहा, लेकिन मम्मा, आपको कैसे पता था कि मुझे इस रिश्ते से बहुत खुशी मिलेगी? शांति मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम्हारी माँ हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ। शांति मैडम की बात सुन करके शैली फिर से मुस्कुराती हुई अपनी माँ के गले से लग गई थे। प्रेरणा और प्रतीक जब ऑफिस से छुट्टी हो गई, ऑफिस से निकलने ही वाले थे कि तभी प्रतीक का फोन रिंग करने लगा। प्रतीक ने जब अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो पाया फोन निधि का है और तब उसने फोन रिसीव कर लिया और निधि ने उससे कहा, प्रतीक, तू कब निकल रहा है ऑफिस से? प्रतीक ने कहा, निकल ही रहा था, बोलो क्या बात है? निधि ने कहा, अच्छा सोन, मेरी बात आज रोहित और सोनू से मेरी बात हुई है। दोनों ने ही कहा है कि आज कहीं हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। देख, मना मत करना, वैसे भी हम सभी बहुत दिनों के बाद साथ होने वाले हैं। और हाँ, प्रेरणा मैडम को भी साथ ले आना। प्रतीक ने कहा, मेरी परमिशन भी मांग रही हैं और हुक्म भी सुना रही हैं। निधि ने कहा, वो इसलिए कि तुझे मना करने का मौका ही ना मिल सके। प्रतीक ने कहा, और मैं मना कर दूं तो? तभी रोहित की आवाज आई, तू मना कर ही नहीं सकता है, मतलब तुझे पहले ही कॉल से जोड़ रखा है निधि ने। प्रतीक ने रोहित की आवाज सुनने के बाद कहा था। और फिर प्रतीक ने आगे कहा, अब ये भी बता दो कि और कौन कौन है कॉल पर? रोहित ने कहा, मेरे अलावा बस सोनू है। और तभी सोनू ने कहा, प्लीज भाई मना मत करना। प्रतीक ने कहा, मतलब तुम लोग मानने वाले नहीं हो? ठीक है, फिर मैं आता हूँ, बताओ कहाँ पहुँचना है? और तब निधि ने लोकेशन बता दी जहां सभी मिलने वाले थे। और फिर रोहित ने प्रतीक से कहा, सुन, प्रेरणा मैडम को भी साथ ले आना। प्रतीक ने कहा, मैं उनसे बोल दूंगा, वो आएंगी या नहीं ये मैं बोल नहीं सकता।
रोहित ने कहा मैं जानता हूं तुझे, तू रहने ही दे। और फिर रोहित ने प्रतीक से आगे कहा मैडम तेरे साथ में है ना? प्रतीक ने कहा हाँ। रोहित ने कहा फोन दे मैडम को। प्रतीक ने तब पास बैठी प्रेरणा से कहा आपसे रोहित बात करना चाहता है। और कह करके प्रतीक ने प्रेरणा की ओर फोन बढ़ाया और फिर फोन प्रेरणा को देते हुए उसकी उंगलियां प्रेरणा से टच हो गई और तब उसने प्रेरणा से कहा सॉरी। वजह तो प्रतीक ने नहीं बताई थी मगर प्रेरणा समझ गई थी। उसने प्रतीक से अभी कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे भी पता था कि प्रतीक जान करके तो उसे छूने की कोशिश कर ही नहीं सकता और इसलिए फोन प्रतीक से ले करके अपने कान से लगा लिया और फिर रोहित से कहा जी रोहित जी। कुछ औपचारिक बातें होने के बाद रोहित ने प्रेरणा से कहा मैडम प्लीज आप भी प्रतीक के साथ आ जाइए। रोहित ने जब प्रेरणा को प्रतीक के साथ आने के लिए कहा तो उसने रोहित को अपनी मंजूरी दे दी और तब रोहित ने प्रेरणा से कहा थैंक यू सो मच मैम। प्रेरणा ने कहा थैंक यू। रोहित ने हैरानी के साथ कहा आपने थैंक यू क्यों कहा? प्रेरणा ने कहा क्योंकि आप मुझे भी इनवाइट कर रहे हैं। रोहित ने कहा अच्छा फिर आप आइए प्रतीक के साथ फिर मिल करके बात करते हैं। और कह करके रोहित ने फोन कट कर दिया और तब प्रेरणा ने प्रतीक का फोन उसे वापस कर दिया और फिर प्रतीक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रतीक और प्रेरणा दोनों ही अब उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जो निधि ने उन्हें सेंड किया था। और तभी प्रेरणा के फोन पर सुनीता का फोन आ गया और तब प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा आंटी का फोन है, शायद वो घर आने के बारे में पूछ रही। प्रतीक आप फोन रिसीव तो कीजिए, हो सकता है उन्हें कुछ और काम हो। प्रेरणा ने तब फिर प्रतीक से कुछ नहीं कहा और फोन रिसीव कर लिया। प्रेरणा के फोन रिसीव करते ही सुनीता ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा बेटा कहाँ हो तुम? घर कब तक पहुंच रही हो? हम तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। प्रेरणा ने कहा आंटी मैं सर से पूछ करके बताती हूँ। और तब प्रेरणा ने प्रतीक से कहा आंटी पूछ रही हैं कि मैं घर कब पहुँचूंगी, क्या बोलूँ मैं उनसे? प्रतीक ने कहा बोल दीजिए कि मेरे साथ जा रही हो, टाइम लग जाएगा घर आने में। प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा उन्होंने बहुत प्यार से पूछा है, मैं कैसे बोलूँ कि मैं लेट हो जाऊँगी। प्रतीक ने प्रेरणा की मासूमियत भरी आवाज़ सुन करके एक तरफ गाड़ी रोक दी और फिर प्रेरणा से कहा लाइए मुझे दीजिए फ़ोन, मैं माँ से बोल देता हूँ। और तब प्रेरणा ने प्रतीक की ओर फ़ोन बढ़ा दिया और प्रतीक ने फ़ोन प्रेरणा को ले करके कान से लगाते हुए कहा माँ आज हम और मैडम लेट हो जाएंगे। सुनीता ने कहा छुट्टी लेट होगी क्या ऑफिस से? प्रतीक ने कहा छुट्टी तो हो गई है माँ, बात यह है कि हमारे दोस्तों ने हमें और प्रेरणा मैडम को इनवाइट किया है, सब मिलकर के कुछ देर साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हम और मैडम दोनों ही टाल नहीं सके। सुनीता ने कहा वो तो ठीक है कि तुम इतने दिनों बाद आए हो इसलिए तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मगर तुम्हें पता है आज तुम्हारे पापा की बुआ घर आई हैं। और फिर सुनीता ने आगे कहा वो तुमसे और प्रेरणा से मिलना चाहती हैं, जब से आई हैं तब से कितनी ही बार हमसे तुम्हारे और प्रेरणा के आने के बारे में पूछ चुकी हैं। प्रतीक ने कहा सॉरी माँ, हमें पता नहीं था कि बुआ घर आई हुई हैं, अगर पता होता तो हम जाने के लिए हाँ नहीं बोलते, मगर कोई बात नहीं, हम अभी अपने दोस्तों से फ़ोन करके मना कर देते हैं। सुनीता ने कहा मना मत करो, मिल आओ, आखिर वो भी तुम्हारे दोस्त हैं और फिर तुम काफ़ी दिनों के बाद सबसे मिलोगे, मगर कोशिश करना बेटा कि जल्दी घर पहुंच जाओ। प्रतीक ने कहा जी माँ। और फिर प्रतीक ने फ़ोन कट कर दिया और प्रेरणा को उसका फ़ोन वापस कर दिया। और तब प्रेरणा ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा आंटी मेरा वेट कर रही थी और मैं घर टाइम से नहीं पहुंचूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। प्रतीक ने कहा आप परेशान मत होइए मैडम, मैंने माँ को समझा दिया है और उन्होंने ही तब कहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। प्रतीक ने प्रेरणा को समझा तो दिया था मगर उसके चेहरे पर उदासी अभी भी थी। प्रतीक अभी गाड़ी फिर से स्टार्ट करने ही लगा था कि प्रेरणा के चेहरे को देख करके उसने अपने हाथ को रोक लिया और फिर प्रेरणा से कहा मैडम आप माँ की वजह से परेशान मत होइए, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे। मैंने माँ से कहा था कि हम नहीं जाते हैं पर उन्होंने ही फिर कहा कि मैं इतने दिनों के बाद आया हूं तो उनसे मिल करके आ जाऊं। और फिर प्रतीक ने प्रेरणा से आगे कहा मेरी माँ अलग है मैडम, वो समझती हैं अपने बच्चों को, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी। प्रेरणा ने कहा अच्छा ठीक है फिर अब चलिए हम जल्दी से सबसे मिल करके अपने घर चलेंगे।
प्रेरणा ने तो बोल दिया था, मगर उसके शब्दों में अपनापन देख करके वह खुद को प्रेरणा की ओर देखने से रोक नहीं पाया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक नज़र उसने प्रेरणा की ओर देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट करके सामने की ओर देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रिया आज भी रोजाना की तरह कैफे में आई थी। कॉलेज वाली घटना के बाद से उसका रूटीन बन गया था। वह रोजाना कैफे में आती थी ताकि अमित को मना सके, उसकी नज़रों में ऊपर उठ सके। मगर अमित को जो घाव रिया की वजह से मिला था वो अभी भर नहीं पाया था। मगर रिया भी जिद्दी थी। अमित उसे माफ़ कर नहीं रहा था और रिया उसे मनाने से पीछे हट नहीं रही थी। आज भी जब रिया आई थी, अमित ने उसे देख लिया था और रिया को भी पता था कि अमित ने उसे देख लिया है, मगर अमित ने उसे अनदेखा कर दिया था और अंदर जा करके सिस्टम पर कुछ काम करने लगा था, क्योंकि अब उसका काम वैसे भी अधिकतर सिस्टम का ही होता था। अमित अंदर सिस्टम पर बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त रवि उसके पास आया और उसने अमित के पास आ करके कहा, यार अमित, मुझे उस लड़की का समझ में नहीं आता है। पहले तो वह कभी कभी आती थी पर अब रोजाना ही आती है और लगभग 1-2 घंटे तो बैठती ही है। अमित ने कहा, अच्छी बात है ना, वो हमारी रेगुलर कस्टमर है। रवि ने कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता है? अमित ने कहा, इसमें अजीब क्या है, उन्हें यहाँ अच्छा लगता होगा तभी तो आती हैं। रवि ने कहा, मगर 1-2 घंटे बैठना क्या ये सही है? अमित ने कहा, वह कुछ तो ऑर्डर करती है ना? रवि ने कहा, हाँ। अमित ने कहा, और कभी कभी उनके साथ और भी लड़कियां आती भी हैं ना? रवि ने कहा, हाँ। अमित ने कहा, फिर तुम ही बताओ कि हम उनसे क्या ये बोलें कि आप यहाँ इतनी देर मत बैठा करो, अपने रेगुलर कस्टमर का ध्यान रखना ही पड़ता है रवि। और फिर वो ऑर्डर भी तो करती हैं और फिर हमारे पास जगह पर्याप्त है। रवि ने फिर कुछ कहा नहीं और फिर वह वहाँ से चला गया। रवि के जाने के बाद अमित ने खुद से कहा, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आती हैं, मगर जो आपने किया है उसका अच्छी तरह से एहसास होना जरूरी है मैडम। प्रेरणा को फोन करने के बाद अब सुनीता को बुआ को बताना था, मगर वह संकोच कर रही थी कि वह बुआ से कैसे कहे। मगर उन्हें बुआ को बताना ही था, इसलिए वह हिम्मत जुटा करके बुआ के पास गई और वह अभी बुआ से कुछ कह पाती उससे पहले बुआ ने उनसे पूछा, प्रतीक और प्रेरणा आ गए क्या? सुनीता ने एक नज़र बुआ की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा, बुआ अभी हमारी उनसे बात हुई थी। और फिर सुनीता ने झिझकते हुए आगे कहा, बात दरअसल यह है बुआ कि दोनों आज लेट आएंगे। सुनीता की बात सुन करके बुआ ने उनसे कहा, मगर क्यों? तुमने तो बताया था कि दोनों आने वाले हैं। सुनीता ने बुआ की ओर देखते हुए कहा, बुआ बात यह है कि आज प्रतीक अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और उनके साथ प्रेरणा भी गई है। बुआ ने कहा, तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम आए हैं? सुनीता ने कहा, बताया था बुआ, पर उन्होंने आपके बारे में जान करके वहां ना जाने का निर्णय भी कर लिया था। और फिर सुनीता ने बुआ से आगे कहा, लेकिन प्रतीक काफ़ी दिनों के बाद आए हैं तो फिर हमने ही उन्हें जाने के लिए बोल दिया था। बुआ ने कहा, दोस्त भी जरूरी होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। सुनीता ने कहा, आपको कुछ चाहिए बुआ? बुआ ने कहा, नहीं बेटा। सुनीता ने कहा, अच्छा फिर बुआ हम काम देखते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बुला लीजिएगा। और कह करके सुनीता वहां से चली गई। शांति मैडम इधर अपने रूम में बैठी हुई थी और कोई किताब पढ़ रही थी। तभी वहां शैली आ गई और अपनी माँ के पास आ करके बैठ गई। शांति मैडम ने शैली को देख लिया था, मगर उन्होंने जान करके उसे अनदेखा किया था और अपनी किताबें पढ़ती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि शैली वहां किस लिए आई है और इसलिए वह उसके बोलने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। शैली को जो पूछना था उन्हें पूछने में वह संकोच कर रही थी, मगर हिम्मत जुटा करके उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा। शांति मैडम ने किताब की ओर देखते ही शैली से कहा, हाँ। शैली ने संकोच करते हुए आगे कहा, मम्मा आपसे कुछ पूछना था। शांति मैडम ने किताब के बीच उंगली रख करके किताब बंद की और फिर रूम में लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? और फिर वापस शांति मैडम ने किताब खोली और वह किताबों की ओर देखने लगी। शैली ने जब फिर अपनी माँ को किताब की ओर ध्यान लगाए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, मैं बाद में आती हूँ मम्मा। शांति मैडम ने शैली की ओर देखते हुए कहा, अगर कोई बात है तो बोलो। शैली ने झिझकते हुए कहा,
माँ मुझे ये पूछना था कि आपको कैसे पता था? शांति मैडम ने बनते हुए कहा। किस बारे में? शैली ने आगे फिर झिझकते हुए कहा, ओ प्रतीक जी के पापा आए थे ना। शैली को यूं देख करके शांति मैडम अब अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाई और उन्होंने शैली से मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या मेरी वही शैली हो जो कुछ भी बोलने में झिझकती नहीं थी? शैली ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, मतलब आप सब समझ रही थी कि मैं किस बारे में बात कर रही थी और आप जान करके ऐसा कह रही थी ना, है ना? शैली की बात सुन करके शांति मैडम मुस्कुराने लगी और तब शैली ने उदासी भरे स्वर में कहा, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और कह करके शैली ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए दूसरी ओर मुंह फेर लिया और तब शांति मैडम ने हाथ में पकड़ी हुई किताब पास रखी चेयर पर रख दी और शैली के पास आ करके कहा, यही जानना चाहती हो कि मुझे कैसे पता कि मेरी बेटी प्रतीक को पसंद करती है? अपनी माँ की बात सुन करके शैली ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, हाँ। शांति मैडम ने कहा, आखिर तुम्हारी माँ हूँ बेटा। शांति मैडम की बात सुन करके शैली उनके गले से लग गई और उसने अपनी माँ से कहा, थैंक यू मम्मा। प्रेरणा और प्रतीक दोनों वहां पहुंच गए थे जहां प्रतीक के दोस्तों ने उन्हें बुलाया था। सभी एक दूसरे से मिल करके बहुत खुश थे। प्रेरणा सभी को वहां नहीं जानती थी, इसलिए निधि ने सभी से प्रेरणा का परिचय कराया और फिर सभी बैठ करके बातें करने लगे। अब लगभग 2 घंटे प्रेरणा और प्रतीक को वहां आए हुए हो चुका था। प्रतीक अपने कुछ दोस्तों के साथ अलग खड़ा हुआ बात कर रहा था और प्रेरणा निधि और उसके कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। प्रेरणा ने तभी अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर वह अपनी जगह से खड़ी होकर के प्रतीक के पास गई। प्रतीक अभी अपनी दोस्तों के साथ था, इसलिए वह उससे वहां बोलने में संकोच कर रही थी और इसलिए उसने तब प्रतीक से कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रतीक ने प्रेरणा की ओर देखा और फिर कहा, बोलो मैडम। प्रेरणा सभी के सामने बोलने में झिझक रही थी और इसलिए प्रतीक भी प्रेरणा की स्थिति को अब समझ गया था और उसने तब अपने दोस्तों से कहा, मैं अभी आता हूँ। और वह अब प्रेरणा के साथ अपने दोस्तों से कुछ दूर आ गया था और तब प्रतीक ने प्रेरणा से कहा, क्या बात है? प्रेरणा ने कहा, हमें यहाँ आए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं सर। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, आंटी वेट कर रही होंगी। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ उनसे। और प्रतीक ने तब सबसे कहा, अब हमें जाना होगा। निधि ने तब प्रतीक से कहा, क्या कुछ देर और तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकते हो? प्रतीक ने निधि की ओर देखते हुए कहा, रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ ने आज घर जल्दी आने को कहा था, इसलिए अब हमें जाना होगा। और फिर प्रतीक के दोस्तों ने उससे जिद नहीं की और तब प्रतीक और प्रेरणा वहां से चले गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद निधि ने कहा, पता नहीं मैं सही हूं या गलत, मगर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे इन दोनों के बीच कुछ तो है। रोहित ने कहा, मैं तो इन दोनों के साथ कुछ दिन रहा भी हूं और मैंने भी यह महसूस किया है कि दोनों के बीच कुछ तो है। प्रेरणा मैडम की ओर से तो मुझे लगता है कि वो अपने प्रतीक को पसंद करती हैं और मुझे लगता है कि प्रतीक भी उन्हें पसंद करता है। निधि ने तब कहा, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जितना मैंने प्रेरणा को जाना है वो बहुत ही अच्छी लड़की है। रोहित ने कहा, मैडम सच में बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रेरणा मैडम जैसी लड़की पत्नी के रूप में मिलना किस्मत की बात है। और फिर भी प्रतीक कहते कहते रोहित चुप हो गया और तब सोनू ने कहा, आगे क्या रोहित, तू कहते कहते रुक क्यों गया? रोहित ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रतीक भी मैडम को पसंद करता है और मैंने उसे ये एहसास कराने की कोशिश भी की, मगर उसका नतीजा ये निकला कि वो मुझ पर बिगड़ गया था। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ दिनों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की थी। निधि ने कहा, जब प्रतीक भी प्रेरणा को पसंद करती है तो फिर क्यों अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है वो? रोहित ने कहा, इस क्यों का जवाब तो वही दे सकता है। तभी मोहिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सभी भी प्रतीक के दोस्त हो, फिर कैसे भूल गए हो कि उसे मोहब्बत से नफरत है? तभी मोहित ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सभी भी प्रतीक के दोस्त हो, फिर भी कैसे भूल सकते हो कि उसे मोहब्बत से नफरत है? मोहित ने आगे कहा, जो दूसरों से कहता है कि मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो और फिर कुछ घटनाएं अपनों के बीच घटी भी, इन सभी ने उसके दिल को और भी पत्थर का बना दिया है। फिर वो खुद किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है? निधि ने कहा, अगर किसी एक को धोखा मिला है तो इसका मतलब ये तो
नहीं कि सभी धोखेबाज हैं। और फिर निधि ने आगे कहा, क्या प्रेरणा को देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी को धोखा दे सकती है? मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 16 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।